हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का सिंपल सा नेम है प्लानिंग। एंड आज हम जो टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस सिंपल सा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो सर किस डायरेक्शन में वर्क करें? तो प्लानिंग जो होती है उनके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको जो एफर्ट्स करने हैं, जो उन्हें वर्क करना है, तो किस डायरेक्शन में उन्हें अपने एफर्ट्स लगाना है, उन एफर्ट्स को कौन डायरेक्ट करता है? प्लानिंग। सर प्लानिंग कैसे करती है, क्यों? हमने पढ़ा था प्लानिंग की डेफिनेशन में सिंपल सा पढ़ा था, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। कि एडवांस में हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो यही प्लानिंग ही है जो हमारे एम्प्लॉइज को, जो हमारे वर्कर्स को क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कौन बताता है? प्लानिंग ही बताती है। प्लानिंग ही हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उनको जो एफर्ट्स करने हैं, किस डायरेक्शन में उन्हें एफर्ट्स करने हैं, उनको जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो उनको अचीव करने हैं, कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करने से उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। एज्यूम करो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? व्हाट इज टू बी डन, क्या प्लानिंग तो है नहीं, तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसी भी एम्प्लॉइज को, किसी भी वर्कर को पता नहीं होगा। तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपने अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो सिंपल सा क्या है, प्लानिंग को फोकस करना पड़ेगा, प्लानिंग पर ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लानिंग ही हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट सिंपल सा है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या जो भी है, कि प्लानिंग जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैनेजमेंट है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क करता है। सर ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। किस इन्वायरमेंट वर्क करती है? चेंजिंग। हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट में 5 फैक्टर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। इन 5 फैक्टर्स में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसे जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, तो ऐसी कई अनसर्टेनिटीज और कई ऐसे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं जिनको मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, जिनके साथ मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ऐसे कई सारे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, यानी ऐसी कई अनसर्टेनिटीज हमारे बिजनेस में आती हैं जिनके साथ रह के हमें अपना वर्क करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग उन अनसर्टेनिटीज को, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है। सर कैसे रिड्यूस करेंगे? तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि प्लानिंग, फीचर में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या करती है, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप ऑफिशियल होते हैं, जब प्लानिंग करते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एंड साथ में जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। उनको स्कैन करने के साथ साथ क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, पास्ट को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में प्लानिंग के साथ साथ कुछ सपोर्टिव प्लान भी बनते हैं। सपोर्टिव प्लान इसलिए बनते हैं यदि कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग होता है या कोई अनसर्टेनिटीज कोई यदि ऑर्गेनाइजेशन में होती है जिसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए सपोर्टिव प्लान्स भी होते हैं कि यदि कभी कुछ अनसर्टेनिटीज आती है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, या कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई मेजर चेंज होता है, तो हम उसको कैसे उस मेजर इम्पैक्ट से कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए सपोर्टिव प्लान बनते हैं जो ऐसे मेजर इम्पैक्ट को भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, प्लानिंग कोई लेबर नहीं करता, प्लानिंग कोई वर्कर्स नहीं करते। प्लानिंग किसका काम है? प्लानिंग जो हमारी कंपनी के टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। टॉप लेवल जो होता है, जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओस होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो क्योंकि प्लानिंग क्या है, हमने फीचर्स में पढ़ा था, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसमें हायर थिंकिंग की जरूरत होती है।
हायर थिंकिंग की जरूरत होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं, जब भी हमारा टॉप ऑफिशियल प्लानिंग करता है कि कैसे कैसे हम अपना एक्शन प्लान डिसाइड करें, कैसे हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें, कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, तो वहाँ पर जब भी वो हायर थिंकिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू हायर थिंकिंग करते हैं, तो कई बार बेटर आइडियाज़ आते हैं, कई बार बेटर मेथड्स पता चलती हैं, कई बार ऐसे बेटर प्रोसीजर्स पता चलती हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को बहुत ही इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव करे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, कि जब भी प्लानिंग हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और प्लानिंग कौन करता है, टॉप ऑफिशियल करता है, जो माइंडेड पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो करते हैं। तो जब भी वो प्लानिंग करते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। तो कई बार ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, कई बार ऐसे इनोवेटिव मेथड्स आती हैं, प्रोसीजर्स ऐसे आती हैं जिनको हम फॉलो करके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जब हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के द्वारा जब हम प्लानिंग करते हैं तो कई सारे अच्छे आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होते हैं, अचीव होते हैं। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है, प्लानिंग क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसका सिंपल सा है, प्लानिंग कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस। हम एडवांस में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें कई सारे प्रेडिक्शंस लेने पड़ते हैं कि यदि कोई डिफरेंट कंडीशन हुई तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंडीशन हुई तो क्या करेंगे। तो कई सारे ऐसे प्रेडिक्शंस लेने पड़ते हैं आगे समय में। तो प्रेडिक्शंस जो हम लेते हैं, या हम ऐसा समझ सकते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन में कई सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एक काम किसका है, एक काम प्लानिंग का है। प्लानिंग ही हमें कई सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। और आगे समझ में मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कई सारे प्रेडिक्शंस लेने पड़ते हैं, कई सारे ऐसे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बेटर वे में क्या कर पाए, बहुत ही बेटर वे में क्या कर पाए, अचीव कर पाए। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलिविंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग किसको ध्यान में रखकर की जाती है, 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, और कौन होता है, लोअर लेवल। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया था। तो जो भी प्लानिंग होती है वो केवल टॉप लेवल को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, कि जो CEO CFOs होते हैं अपने लिए प्लानिंग करते हैं। जो CEO CFO जो प्लानिंग करते हैं वो किसको ध्यान में रखकर, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं। आगे समझ में, तो जो भी प्लानिंग बनती है वो किसको ध्यान में रखकर की जाती है, मिडिल लेवल को ध्यान में रखकर की जाती है। मिडिल लेवल बोले तो जो कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उनको ध्यान में रखकर क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। आगे समझ में, तो जो भी प्लानिंग की जाती है मिडिल लेवल्स को ध्यान में रखकर, या डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर क्या की जाती है, डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। एंड जब भी टॉप लेवल मिडिल लेवल को ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आता है। क्यों, मिडिल लेवल कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो। तो प्लानिंग इस तरीके से की जाती है जिससे सभी डिपार्टमेंट्स को क्या मिले, उसका बेनिफिट मिले। किसी एक डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर प्लानिंग नहीं की जाती है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। और जब सारे डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है तो उनके बीच में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। आगे समझो, कोऑर्डिनेशन बनता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे ढंग से क्या होते हैं, अचीव होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड लॉजिक ये है कि प्लानिंग रिड्यूस, जब हम प्लानिंग करते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो सभी के लिए वर्क अलॉट होते हैं। तो जो क्या करना है, कैसे करना है, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि किसको क्या करना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट टॉप लेवल को क्या करना है, मिडिल लेवल को, तो इसमें इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन होने से कोई भी पर्सन एक ही काम को बार बार नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट एक ही काम को बार बार नहीं करेगा। लास्ट वाला पॉइंट है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग क्या होता है, तो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करना, प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। सर ये एक्चुअल कंट्रोलिंग मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट से कंपेयर करना। यस, एज्यूम करो कि हमने प्लान किया था कि हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। कितनी यूनिट का, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे।
एक दिन में कितनी, एक दिन में हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। पता चला कि प्रोडक्शन कितना हुआ, ओनली 900 यूनिट का हुआ। आगे समझ में कि हमने प्लान किया था कि 1000 यूनिट का हम प्रोडक्शन करेंगे और पता चला प्रोडक्शन हुआ ओनली 900 यूनिट का। तो हम इसमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में कितना 900 हुआ, प्लान कितना किया था 1000 का, तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कम हुआ। किससे कंपेयर किया, यदि प्लानिंग थी तभी कंपैरिजन हो पाएगा। एज्यूम करो हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की होती, हमने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया होता कि हमें 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो क्या 900 को हम फिर किससे कंपेयर करते क्या, हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाते। तो जो हम प्लान बनाते हैं कि 1000 यूनिट का हमें प्रोडक्शन करना है, एज्यूम करो 900 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो हमें पता चला कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन एक दिन में कम हुआ है। कंट्रोलिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं। एज्यूम करो हमारी 10th क्लास हमने पढ़ी, हमने प्लानिंग की थी कि हमें 90% बनाना है और पता चला हमारी 85% बनी। तो हमने प्लान किया था कि हमें 100% बनाना है, 90% हमें बनाना है और बनी कितनी 85। तो जब हम एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि 5% हमारी क्या बनी, कम बनी। यदि हमने प्लानिंग ही नहीं की होती, हमने 90% का स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया होता, तो क्या हम उसको कंपेयर कर पाते, क्या हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हुआ प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो सर कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सर हमने कंपेयरिंग कर ली, 100 यूनिट्स कम बनी, तो इसका क्या हुआ, नहीं करते तो इसका बेनिफिट है कि 100 यूनिट्स जो हमारी कम बनी है, हम इसके रीजन्स फाइंड करेंगे कि 100 यूनिट कम क्यों बनी, 100 यूनिट कम क्यों बनी, हम उसके रीजन्स फाइंड करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि कब किसकी कमी थी। वर्कर्स की तरफ से, वर्कर्स की कमी के कारण, वर्कर्स ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया इस कारण 100 यूनिट कम बनी, या ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट की कोई कमी थी जिसके कारण हम उसको जो भी उसमें जिसके कारण उसके रीजन्स फाइंड करेंगे और पता करेंगे किसके कारण ऐसा हुआ कि हमारी यूनिट्स का प्रोडक्शन कम हुआ, और जैसे ही हमें पता चले उसके रीजन्स फाइंड करेंगे और जिसकी कमी पाई जाएगी, जिसके कारण हमारा ये प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। और यदि ऑर्गेनाइजेशन की कमी है तो फिर हम उसके हिसाब से नए प्लान सेट करेंगे, उन कमी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वाला 5 इंपॉर्टेंस 6 इंपॉर्टेंस हमने पढ़े, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है यदि आपको समझ में आ रहा है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है।